हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो है वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले RCM लिखेंगे, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। M1 फिर उसकी डिस्टेंस R1 फिर प्लस M2 फिर उसकी डिस्टेंस R2 प्लस M3 और उसकी डिस्टेंस R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अपने को ओनली एक्स डायरेक्शन के अंदर दिए हुए हैं सारे के सारे मास M1 M2 M3 सारे अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा XCM इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, वैसे Y में दिया है तो Y आ जाएगा और Z में दिया है तो Z आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर RCM इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है, तो उसके बाद में क्या होगा, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 इक्वल टू 0। ये कैसे आया, जो RCM है वो 0 हो गया, यहाँ पर आपने 0 रख दिया तो ये सारा जो नीचे वाला है इससे इंटू होकर 0 बन जाएगा। तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, इसलिए M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं 2 पार्टिकल के सिस्टम के लिए। 2 पार्टिकल के सिस्टम मतलब पहले M1 मास यहाँ रखा हुआ है और उसके D डिस्टेंस पर M2 मास रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है और यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है। देखो आपको बता दूँ, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ज़्यादा जिसका मास होगा उसकी तरफ होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा पास किसके है, ये इसके पास है ज़्यादा, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, M1 ज़्यादा है या फिर M2 ज़्यादा है। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि यहाँ पर M2 जो है वो ज़्यादा है M1 के, इसलिए ये डिस्टेंस जो है वो कम आई। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास तो फिक्स ही रहेगा, इसलिए M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल टू 0 हो गया। तो उसके बाद में क्या होता है, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू M2 अपॉन में M1 हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो M1 अपॉन में M2 हो जाएगा और R2 अपॉन में R1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये देखकर अपने को क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पर 1 है तो 1 नीचे है और R2 नीचे है तो ये M1 M2 ऊपर है। इसका मतलब जो R है और M है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुए, मतलब इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने M बढ़ाया, M को ऊपर बढ़ाया मतलब मास बढ़ाया, तो जो उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये R क्या है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने बताया ना, जैसे M2 ज़्यादा है, M2 अगर ज़्यादा है मतलब यहाँ पर जो मास है वो ज़्यादा कर दिया आपने, तो जो M2 की जो डिस्टेंस है R2 वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये जाए तो ये कम। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो याद रखना है ये वाले, कि ये क्या है, R1 का मतलब M1 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। ठीक है, 1 का मतलब 1 वाले की, ठीक है, R1 का मतलब है M1 वाले की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला याद करें ना, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लो स्टार लगा दिया मैंने इसको। और दूसरा है R2 का मतलब M2 मास की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, तो इसको अपन करेंगे M1 D अपॉन M2। इसको कैसे याद रखना, जिसकी डिस्टेंस पूछे उसके अलावा दूसरा यहाँ पर मास रखना है अपने को। ठीक है, तो R1 पूछा है, 1 पूछा है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। ये D क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो R1 इक्वल टू M2 D अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आगे बहुत क्वेश्चन होंगे, इन दोनों को डबल स्टार लगा दिया मैंने, इनको याद कर लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए RCM। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे भी मतलब कोई डिस्क है या फिर और कुछ प्लेट है तो उनके लिए है ये फॉर्मूला। वैसे याद कर लेना, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इस बार इसे याद रखना, एक स्टार लगाता हूँ इसको, क्योंकि ये एक डेरिवेशन में काम आएगा और डेरिवेशन के उसका एक क्वेश्चन भी आपके लिए, तो इसको याद करना। RCM इक्वल टू RDM अपॉन DM हो जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर वाले जैसे R इक्वल टू X एंड Y एंड Z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। इसमें क्या है, सिस्टम के COM के या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक बताओ। इसमें क्या होता है, 3 पार्टिकल रखे हुए हैं, M और M, तीनों M मास के पार्टिकल रखे हुए हैं। इसमें क्या है, ये मतलब एक इसे ट्रायंगल बना रहे हैं जिनका एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री एंगल आ रहा है, और इन दो के बीच की डिस्टेंस तीनों में सेम है, A। ठीक है, अपन में सबसे पहले अपन एक्स डायरेक्शन का निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन में निकालने के लिए जो M होगा उसका M1 तो M रख दिया, अपन माना कि अपने ये ले लिया, तो इसके लिए M रख दिया, और इसकी इस कोऑर्डिनेट 0 से डिस्टेंस कितनी है, ये इसके ऊपर है इसलिए इसकी डिस्टेंस 0 आ जाएगी, तो R1 0 आ गया। और दूसरा है अपन M, अब की बार अपन ने जो M लिया वो लिया ये वाला M, तो ये वाला M है, और इसकी इस 0 से डिस्टेंस कितनी है, A, तो इसकी डिस्टेंस A आ गई, इंटू कर दिया। ठीक है, थर्ड वाला अपन ने लिया M, उसका भी मास M है, लेकिन अभी इसकी बार एक्स डायरेक्शन में 0 से इसकी डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली बीच वाली। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आई, अगर ये A है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आया, A cos 60, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या आया, A cos 60। ठीक है, और A cos 60 यही अपने को चाहिए एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस, लेकिन अगर मानो अपने को वाई डायरेक्शन में, चलो उसको बाद में बताएंगे, पहले एक्स वाली देख लो। तो ये A cos 60 आ गई, और ये cos 60 की वैल्यू कितनी आती है आपको पता है, 1/2, तो ये जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आई, A/2। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 3M हो गया, इसको सॉल्व किया तो A/2 आ गया। ऐसे ही अपन वाई डायरेक्शन के लिए ये 0 है। ठीक है, इससे अब की बार वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर के लिए। ठीक है, ये वाला तो उसी पर आ गया, इसलिए वापस M इंटू 0 हो गया। दूसरा वाला अब की बार अपन ने लिया है वो ये वाला लिया, तो ये M है, और इसकी वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है, अरे ये तो एक्स पर रखा हुआ है इसलिए वाई के ऊपर बिल्कुल ही नहीं उठा हुआ, इसलिए ये तो 0 हो गई वापस, क्योंकि एक्स डायरेक्शन पर अपने को वाई की डिस्टेंस चाहिए, तो इसका भी 0 आ गया। ठीक है, अब की बार अपन ने थर्ड लिया, थर्ड वाला M तो ले लिया, लेकिन ये कितना ऊपर है वो वाली, मतलब अपने को डिस्टेंस चाहिए ये वाली। ठीक है, ये वाली मतलब ये वाली। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस, अरे ये A cos 60 आया, तो ये A cos 60, तो ये sin 60, तो ये A sin 60 आया, इसलिए इसकी ये डिस्टेंस कितनी आई, √3 A/2। ठीक है, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 के लिए इसका जो आंसर आया वो YCM आया, A अपॉन में 2√3। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, ये बोल रहा है कि 3 पार्टिकल है,
तीन पार्टिकल है 2 kg 4 kg 6 kg है, उनका सेंटर ऑफ मास 1,1,1 ठीक है। ये मतलब ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, तीनों एक एक है। तो फोर्थ कण जिसका अपना मास है 4 kg का है वो इसमें जोड़ते हैं तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु को मतलब 0,0,0 पर आ जाए, तो अपन बोल रहे हैं ये 0,0 पर आ जाए। तो जो फोर्थ अपने 4 kg का फोर्थ पार्टिकल रखा उसकी वो बताओ क्या बोलते हैं अपना ये कोऑर्डिनेट बताओ कि उसका जो लास्ट में सेंटर ऑफ मास है वो 0,0,0 पर आ जाए, ठीक है। पहले 3 थे, उसमें एक चौथा और मिला तो वो 0,0 पर आ गया, तो वो चौथे की दूरी बतानी है अपने को, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ये बनाया एक सिस्टम, इसमें क्या है 2 kg है, 6 kg और 4 kg है, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास हो गया 1,1,1 पर, ठीक है। इसमें जब अपन ने बाद में मिलाया ये वाला 4 kg, ये पहले था लेकिन अपन ने मिलाया 4 kg, ये 4 kg मिलाते ही इसका जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास है वो 0,0,0 पर आ गया, ठीक है। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले से एक इक्वेशन बनाएंगे, वो इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखो। RCM क्या होता है M1 R1 प्लस M2 R2 उससे करेंगे। तो पहले 2 kg है उसकी डिस्टेंस R1 है, 4 kg उसकी R2 और 6 kg उसकी R3 अपन में M1 प्लस M2 किया तो ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू अपने को दे रखा है इक्वेशन में RCM कितना है 1,1,1, ठीक है, ये रख दिया अपने। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन गई फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड वाले में ये तीनों तो पहले से है लेकिन उसमें एक चीज़ और जोड़ दी 4, तो 4 kg इंटू उसकी R4 उसका R4 ही मान लिया अपन ने, ठीक है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये लो पहले वाले है 2 4 और 6 पहले से, लेकिन एक 4 kg और रख दिया तो 4 इंटू R4 रख दिया अपन में, चारों को जोड़ा तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 जोड़ कर आ गया 16, ठीक है। इक्वल टू ये कितना हो गया, ये 0,0 पर पहुंच गया तो ये 0 हो गया। अभी अपने को पता है ये जो इतना है वो तो इसके ऊपर ये वाला ये रहा, तो इसको जब अपन अपने इक्वेशन फर्स्ट से उठाकर रखा तो इसकी जगह पर अपना जो आया वो ये पूरा ए का ये रख दिया जाएगा, ठीक है। अब ये रख दिया तो मैंने ये रख दिया, अभी जो ये पहले से 4 R4 है ये इधर आ गया तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में आ गया, अब ये माइनस इसको दे दिया तो माइनस इधर हो गया। मतलब आपको ये सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो आप जो 4 है वो आ गया अपॉन में, तो ये 4 आ गया, ये 4 है वो सब यहाँ पर 12 के अपॉन में आ गया, ये 3 बच गया, जो 3 है वो अंदर इंटू हो गया, तो इससे भी 3 इससे भी 3 इससे भी 3 तो माइनस का 3 आ गया प्लस 3 j प्लस 3 k ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। समझ लो, सिंपल एकदम। इसके बाद नेक्स्ट अपन जो देखेंगे एक और थोड़ी सी थ्योरी रह गई, वो इसमें क्या है संयुक्त द्रव्यमानों का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मतलब कोई दो अपनी ये है प्लेट है वो जुड़ी हुई है या फिर दो कोई अपनी रॉड है वो जुड़ी हुई है, वैसे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है एक रॉड को ऐसे रखा हुआ है और एक रॉड को ऐसे रखा हुआ है और इन दोनों का ये पॉइंट टच है, ठीक है। अभी इसकी जो अपने को दिया हुआ है वो दिया है L इसकी लेंथ है और इसका मास जो है वो M है, ठीक है। अब इसका सेंटर मास अपने को पता है बीचों बीच रहता है, तो ये अगर पूरी L है तो सेंटर ऑफ मास के और इसके बीच की दूरी कितनी आएगी L/2 आएगी, ठीक है, आपको पता है ये बीचों बीच रहता है। अभी अपने को इसका मास नहीं दिया है, इसकी अपने को डिस्टेंस दी है 2L, ठीक है। ये 2L लंबाई की, अरे ये L की थी तो इसका मास M था, तो ये 2L की तो इसका मास कितना हो गया 2M, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है 2L इक्वल्स टू ये, इसलिए 2M हो गया, ठीक है। L से M है तो 2L से 2M हो गया, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ठीक है। ये तो x अक्ष पर y अक्ष पर है और ये x अक्ष पर है, ठीक है। सबसे पहले अपन x डायरेक्शन निकालेंगे, x डायरेक्शन में M1 लिख दिया M और L/2, ये L/2 क्या है ये M1 ये x1 मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये ओनली सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है L/2 आ गई, ठीक है। अब की बात दूसरा 2M का है ये वाला x अक्ष पर तो मतलब रखा हुआ है, लेकिन इसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो इस 0 वाले के बराबर में ही है, मतलब x डायरेक्शन में ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पर होता तो L/2 लिखते और अगर यहाँ पर होता तो L लिखते, लेकिन ये उसी पॉइंट के ऊपर ही है ऐसे, तो x डायरेक्शन में 0 आ गया, ठीक है। तो इसका ये लो 0 रख दिया, अपॉन में M1 प्लस M2 3M हो गया, इक्वल इसको सोल्व किया L/6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन y डायरेक्शन देखेंगे। अब की बार y डायरेक्शन में ये प्लेट तो x डायरेक्शन में, इसलिए इसका तो कोई यूज़ नहीं होगा, इसलिए M × 0 कर दिया। लेकिन अब की बार जो 2M वाली है वो 2M वाली इसे खड़ी है मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास की और इसकी डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, ये टोटल 2L है तो ये कितना आएगी L आ गई, तो इसको 2M × L कर दिया, अपॉन में 3M हो गया, इक्वल टू 2L/3 आएगा। तो जो RCM आया वो क्या आया, ये तो होता है x अक्ष का और ये होता है y अक्ष का। सबसे पहले x कितना है L/6 और y कितना है 2L/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो है आपके लिए ये, ठीक है। इसमें क्या है कि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिंग के सेंटर से दूरी बताओ, ठीक है। एक सिस्टम रखा हुआ है आपके लिए, ये सिस्टम है ऐसा वाला। इस सिस्टम में क्या दे रखा है अपने को कि ये रिंग है, इसका m मास है और r इसकी रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है जिसका 4m मास है और 4r इसकी क्या बोलते हैं ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ठीक है। अब इन दोनों ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम का इस रिंग के पॉइंट O से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालिए। इसमें ट्रिक क्या होता है, देखो ट्रिक अपने याद किया था कि जो पहले वाला मास है उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कैसे निकाले, दूसरे वाला मास इंटू उनके बीच की दूरी अपॉन M1 प्लस M2 से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, अपने को निकालना है रिंग के पॉइंट O से, तो अपन ने रिंग के पॉइंट O से R एक डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या है दूसरा मास, पहला मास कितना है M, तो दूसरा मास कितना हुआ 4M, ठीक है। 4M दूसरा मास हो गया, तो 4M दूसरा मास हो गया तो यहाँ पर रख दिया 4M। इन दोनों के बीच की दूरी चलो O पॉइंट से लेकर इस सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी कितनी है, ये टोटल 4M है, ये 4R है, तो यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 2R और यहाँ से इसकी कितनी रेडियस R, 2R प्लस R 3R, तो इसको कर दिया इनटू में 3R अपॉन में 5M कैसे हुआ 4M इसका 1M इसका 5M इक्वल टू R। अब इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 12R/5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था उसके बेस पर ही क्वेश्चन करवाया आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि M kg का एक छड़ है, इसको बोलते हैं रॉड है, उसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व लैम्बडा जो होता है वो है λ0x, तो सेंटर ऑफ मास की
इस सिरे से डिस्टेंस बताओ, ठीक है। मतलब एक ये ऐसे रॉड रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से ये वाला इसका एक सिरा है, ठीक है। अब इस सिरे से इस पॉइंट की सेंटर मास से डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। इस सिरे से डिस्टेंस बतानी है इस पूरी रॉड की। सबसे पहले अपने को देना है लेमड़ा। तो लेमड़ा क्या होता है, मास अपॉन में डिस्टेंस, ठीक है। टोटल मास m है और टोटल डिस्टेंस x है माना, तो ये लेमड़ा हो गया, ठीक है। तो dm यहाँ पर dm निकालने के लिए लेमड़ा इंटू dx बन गया, इसको इधर ले गए। तो अपने को एक फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, वो है xcm। इसमें क्या है, x dm अपॉन में dm, पीछे अपन ने देखा था वो फॉर्मूला, तो वो वाला ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ पर x है, dm अपन लेंगे यहाँ से dm लेंगे, ये dm की जगह पर ये पूरा उठा कर रख देंगे, ये पूरा उठा कर रखेंगे। लेकिन अपने को दे रखा है लेमड़ा इक्वल टू ये है, तो लेमड़ा की जगह पर ये रखेंगे। तो अपन ने dm की जगह पर ये रखा और यहाँ पर लेमड़ा की जगह ये रखा, तो सॉल्व किया तो x dm की जगह पर ये पूरा आ गया, नीचे dm की जगह पर ये पूरा आ गया। अभी अपन देखते हैं नीचे, इसमें क्या होता है, जो ये x इंटू डी एक्स है और ये x और x इंटू एक्स स्क्वायर बन गए, और उसका भी अपने को करना है समाकलन। तो x स्क्वायर का dx से समाकलन करेंगे तो x क्यूब बाय 3 हो गया, ठीक है। वैसे ही नीचे x का dx से करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है। अपने को देख, स्टार्ट यहाँ से 0 सुना है, यहाँ पर एक पॉइंट स्टार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, टोटल डिस्टेंस। तो 0 से स्टार्ट करके l तक जाना है, तो 0 से l तक, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो 0 से यहाँ से लेकर यहाँ तक l तक, ये भी 0 से l तक। इसको जब अपन x की जगह पे l रखेंगे तो सॉल्व करके जो लास्ट में आंसर बनेगा वो x बनेगा, ये वाला, ठीक है। इक्वेशन भी अच्छा है, इसको भी आप समझ लेना। इसके बाद नेक्स्ट अपन दूसरा एक टॉपिक है, वो है कि मास हटाने पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ठीक है। पहले तो मतलब अपन क्या कर रहे थे, कोई भी ऑब्जेक्ट, 3-4 ऑब्जेक्ट थे, उनका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। कई बार एक बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें से अपन ने कुछ मास हटा लिया, उसके बाद उसका सेंटर ऑफ मास किधर गया वो अपने को देखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन जो RCM निकालेंगे वो निकालेंगे M1 R1, यहाँ पर माइनस क्योंकि हटाया है, ये जो टॉपिक में लिखा हुआ है कि मास हटाने पर इसका मतलब कम हुआ है, इसलिए माइनस लगा देना। तो M1 R1 माइनस M2 R2 अपॉन में M1 माइनस M2, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो M1 होता है वो तो इनिशियल होता है टोटल मास, लेकिन उसके बाद में जो M2 है वो होता है रिमूव मास। तो टोटल में से रिमूव करके निकाल दिया थोड़ा बहुत, तो जो बचा वो टोटल आएगा, ठीक है। तो इनिशियल माइनस रिमूव, ठीक है। इसमें अपन पहला क्वेश्चन करेंगे, वो है R रेडियस की एक डिस्क है, उससे R/2 रेडियस की डिस्क काटते हैं तो बची डिस्क का सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है। इसमें फर्स्ट अपने एक डिस्क, ये लो उसको ऊपर करते हैं, एक डिस्क लिया अपन ने R रेडियस की, ठीक है। उसका पॉइंट जो है वो मूल बिंदु, उसका जो सेंटर है वो O है, वहाँ से एक R/2 की दूसरी डिस्क निकाल के अपन ने रख दी, तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा वो अपने को बताना है। फर्स्ट सबसे पहले अपन मास की कैलकुलेशन करेंगे, तो फोर मास है, सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन में एरिया होता है। क्यों, क्योंकि ये डिस्क है, ये डिस्क प्लेट के लिए, उनके लिए अपन सिग्मा लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे गोला होता तो यहाँ पर अपन लेते ये लेमड़ा नहीं, अपन यहाँ पर लेते रो, लेकिन यहाँ पर ये डिस्क है इसलिए यहाँ पर सिग्मा होता है। सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन एरिया होता है, तो सिग्मा हमेशा सेम होता है, एक कैसे भी ऑब्जेक्ट की रेडियस कितनी भी हो लेकिन उसका सिग्मा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, देखो सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन में एरिया होता है, तो मास माना हमने पूरी टोटल रिंग का m है और उसका एरिया जाएगा पाई r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो दूसरा सिग्मा, उससे छोटी वाली रिंग के लिए सिग्मा लेंगे, वो भी सिग्मा होगा क्योंकि सेम होता है, तो उसका मास अपने को पता नहीं है, निकालना है। तो m डैश अपॉन में उसका पाई r/2 है, तो r का स्क्वायर r/4 हो गया। तो अभी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि दोनों सेम है तो इसको और इसको इक्वल रख दो, जब सॉल्व करेंगे तो m डैश आएगा m/4, ठीक है। ऐसे मास निकालते हैं अपन, ठीक है। ये डायरेक्ट भी करना आप जस्ट इसके अगला क्वेश्चन के बाद आपको सिखा दूंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, XCM, सबसे पहले XCM निकालते हैं, मतलब x डायरेक्शन में निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले जो m इनिशियल था, ये देखो ये फॉर्मूले में है M1, ये इनिशियल मास कितना था टोटल, इसका इनिशियल मान हमने माना ये रहा m, तो m माना था हमने, तो m रख दिया इंटू 0 क्यों, क्योंकि यार ये जो रिंग का सेंटर है O वो खुद ही मतलब 0 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है। यहाँ पर अपन ने उसका मूल बिंदु माना है, तो ये लो मूल बिंदु 0, तो इसका जो रिंग है उसका जो R1 है वो 0 आ गया, ठीक है। माइनस M2 अपन ने निकाल लिया कितना m/4, तो m/4 और उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, इस पॉइंट की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, ये लो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस नहीं, ये दूसरी वाली रिंग के सेंटर से पहले वाली रिंग के सेंटर की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये r/2 तो हुई, तो ये r/2 अपॉन में m माइनस m/4, इसको सॉल्व किया तो XCM आया माइनस का r/6, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव आया, बताओ क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि जो O है ना, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास, ये O पहले जो O पॉइंट आया था उसके भी राइट में नहीं जाएगा, क्योंकि राइट में जाता तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव आया इसलिए इधर सरक जाएगा। अरे इधर मास था पहले, उसको अपन ने हटा लिया, तो मास जाते ही तो ज़्यादा मास की तरफ सरकेगा ना सेंटर ऑफ मास, इसलिए वो इधर आ गया, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट अपन जो करेंगे वो मास की ट्रिक बताता हूँ आपको, मास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो डिस्क होती है, प्लेट होती है, उनके लिए क्या होता है, जो मास होता है ना, दो जो दूसरी वाली छोटी वाली का जिसको अपन निकालते हैं काट कर, उसका काटी हुई का मास कैसे हो, m डैश इक्वल्स टू m/r²। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने को देखा है, यहाँ पर जो दूसरी डिस्क थी उसकी क्या थी, r/2 रेडियस थी, तो उसका मास कितना आया, इसका स्क्वायर कर दो अपॉन में, तो देखो ये रहा m डैश इक्वल टू m/r²। r कितना था r/2, तो r/2 हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं आधी हो गई, तो आधी का स्क्वायर 1/4 हो गया, ठीक है। तो टोटल m/4 आ गया, ठीक है। तो वैसे ही है, मतलब अभी क्या करते हैं अपन, ये लो इसका दूसरा, अगर गोला होता, गोला एक्सेट्रा आदि होते हैं, उसमें क्या होता है, जो m डैश होता है मतलब काटे हुए गोले का मास होता है, वो होता है m/r³। ये पता है r क्या है, यहाँ पर ये r उसका वो रेडियस नहीं है, अरे रेडियस के बट अपॉन में कितना आया वो है, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर कर देंगे अपन, ये लो 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 होता तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 9 हो जाता, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये भी एक थ्योरी है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, RCM, इसमें क्या होता है m1 r1 प्लस m2 r2। ये डेल्टा क्यों
क्यों लगाया, क्योंकि कोई चीज़ सरक रही है, मतलब कितना सरकी वो है, ये टेंशन मतलब सिंपल ही है, ये R इक्वल टू M1 R1 है, ये वैसे ये फॉर्मूला V आ जाए तो ये R की जगह पे V रख देना, यहाँ पे VCM हो जाएगा। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखो, इफ़ सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट तो M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2, तो ये तो वैसे ही यार, ये जो ये है ये जीरो हो गया, तो ये भी इधर आकर इंटू अगर जीरो हो गया तो ये और ये इनका एडिशन इक्वल टू जीरो हो गया यार, सिंपल ही है। ठीक है, वेलोसिटी आपने देख ली, उसके बाद अपन देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी सेम वैसा ही, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है। इसमें क्या है देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें मतलब एकदम सिंपल चीज़ है, ये लो ACM इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये वैसे ही देखो M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू M हो गया, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू PCM हो जाएगा। PCM क्या होता है, M इंटू VCM। अरे P इक्वल टू समवेग, समवेग बराबर MV तो होता है ना, इसलिए M इंटू में V हो गया। ये F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू MA। MA क्या होता है, FE तो होता है ना, लेकिन ये A कौन सा सेंटर ऑफ मास वाला, ये भी सेंटर ऑफ मास वाला और ये भी सेंटर ऑफ मास वाला। ठीक है, वैसे ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, M एंड 2M के पार्टिकल समान चाल V0 से X एंड Y डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये M तो चल रहा है X डायरेक्शन में और 2M चल रहा है Y डायरेक्शन में। ठीक है, थर्ड कण जो है वो 3M की स्पीड, नहीं थर्ड कण है एक 3M का, उसकी स्पीड बताओ जबकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास स्थिर रहे। देखो फिर बोल रहा है कि VCM 0 है, 0 0, इस चीज़ें समझो, VCM 0। ठीक है, तो VCM 0 अपन ने लिख दिया, VCM 0, VCM का फॉर्मूला अपने को आता है M1 V1 प्लस M2 V2, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 इक्वल टू M1 V1 दे रखा है, V0 I कैप, क्योंकि X अक्ष में जा रहा है, 2M जा रहा है वो Z अक्ष में, ये Z अक्ष में क्या Y अक्ष में, इसलिए इसको J कैप लगा दिया। और तीसरा कण है 3M, इसका अपने को V पता नहीं इसलिए V रख दिया, डायरेक्शन अपने को पता नहीं है। ठीक है, अपन में M1 प्लस M2 प्लस M3 कर दिया तो 6M आ गया। ठीक है, इसको जब अपने सोल्व किया, ये आ गया इधर 0, इसको इधर ले लिया, माइनस में आ गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में अपना आंसर आएगा, V आएगा, वो आएगा माइनस का M V0 I कैप बाय 3M माइनस का 2M V0 J के बाय 3M। ठीक है, अभी ये देखो ये आंसर यहाँ पर हो गया, लेकिन अपने को वेक्टर फॉर्म में अगर पूछे तो ये तो आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अपने को वेक्टर फॉर्म में नहीं, अपने को डायरेक्ट स्पीड पूछ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो I कैप और J कैप को हटाना पड़ेगा। आपको पता है I कैप और J कैप 90 डिग्री पर होते हैं, दोनों आ जाए तब अपना एक फॉर्मूला अपने को आता है कि A टोटल इक्वल्स टू आता है अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो और अंडर रूट कर दो। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री दोनों के बीच में, I और J कैप के बीच में, इसलिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे V इक्वल्स टू अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पर आंसर मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपन करेंगे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। क्वेश्चन है, इसमें है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन। देखो दो मास लटके हुए, M1 इधर M2 इधर। अभी M1 ज़्यादा है, इससे अपने को क्या पता चल रहा है, M1 ज़्यादा है, इसका मतलब अरे जो ज़्यादा होता है उधर गति होती है, तो M1 ज़्यादा है तो ये तो आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। बताओ क्यों, क्योंकि दोनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं, ये नीचे A से आ रहा है तो ये ऊपर A से जाएगा। ठीक है, अभी अपने को सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले अपनी इक्वेशन बनाएंगे, उसमें क्या होता है, जो पहले तो खींचने वाला फोर्स M1G, इसको M1G खींचेगा ना नीचे, तो ये रहा M1G, फिर ये इसको रोकने वाला है इसलिए माइनस M2G इक्वल टू M है। ये क्या होता है, M1 माइनस M2 इक्वल टू F1 माइनस F2 इक्वल टू M होता है ना, वैसे ही है, M1G खींच रहा है, माइनस M2G रोक रहा है इक्वल टू MA। ठीक है, अभी उसमें इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये बन गया A इक्वल टू ये वाला, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें इसके बाद अपन देखेंगे ACM क्या होता है, M1 A1, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि A1 नीचे है, देखो ये नीचे जा रहा है इसलिए माइनस। ठीक है, तो M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे ACM, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस A को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस A को बाहर निकाल लिया, तो अंदर बच गया M1, ये प्लस का माइनस बन गया और M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इक्वेशन फर्स्ट से जो माइनस A है उसकी जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ये देखो, ये A की जगह पर अपन रख सकते हैं ये पूरा, क्योंकि A की जगह पर ये पूरा है। ठीक है, इस पूरे को उठाकर अपन जब इसे यहाँ पर रखेंगे तो अपना बनेगा ये रो, ये ACM जो आएगा वो आ गया G और M1 M2 M1 माइनस M2 अपन M1 प्लस M2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपन A की जगह पर ये पूरा रख दिया ना इसलिए। और इसको जब देखेंगे नेगेटिव आया, क्यों, क्योंकि इसकी दिशा जो है नीचे आएगी। ठीक है, ACM नीचे, अरे ज़्यादा मास ये है तो ACM इसके पास होगा, तो ये तो जा रहा है नीचे, इसलिए डायरेक्शन नीचे की ओर, नेगेटिव इसलिए दिशा नीचे की ओर। ठीक है, इक्वेशन आपका हो गया। अब यहाँ पर अपन एक नोट देखेंगे। ठीक है, इस नोट में देखो क्या लिखा है, इस नोट में लिखा हुआ है कि इफ सिस्टम पर लगने वाला F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है तो कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। अरे बल 0 होता है तो संवेग अपरिवर्तित रहेगा ना, क्योंकि आपको एक इक्वेशन पता होगी आपको, ये होता है F एक्सटर्नल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लिखा हुआ है F एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp बाय dt। यार यही 0 है तो ये जाकर 0 हो गया, तो dp इक्वल्स टू 0 हो गया, तो p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये dp क्या होता है, चेंज इन p, तो चेंज इन p 0 है, मतलब अपरिवर्तित संवेग, इसलिए संवेग अपरिवर्तित संवेग कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, ये लो अभी अपन देखते हैं, एक बात है आपके लिए, इसमें क्या है, इसलिए CM पहले स्थिर है। देखो ये अगर F एक्सटर्नल 0 रहेगा ना तो उसके लिए ये बात याद रखना, ये लो F एक्सटर्नल अगर 0 है तो इसलिए CM पहले अगर स्थिर है तो बाद में भी स्थिर रहेगा, मोशन में है तो बाद में भी मोशन में रहेगा। अगर CM सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो बाद में भी चलता ही रहेगा, F एक्सटर्नल 0 है इसलिए, और अगर रुका हुआ है तो बाद में भी रुका ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे अपन, वो है पहला
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, ये देखो सबसे पहले ए स्थिर है, दो मास है m एंड 5m, पहले स्थिर है, अन्योन्य आकर्षण से एक दूसरे के पास आए तो दोनों के बीच दूरी d है। तो चलो क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, अभी दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन। पहले बोल रहा है कि दो मास है वो एक रुके हुए, ठीक है, उनमें अचानक से कोई अट्रैक्शन आया और दोनों एक दूसरे के पास आने लग गए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों कहाँ पर टकराएंगे, और दूसरा है टकराने में m द्वारा तय दूरी, जबकि d कितना दे रखा है 18m, ठीक है। टकराते समय जो छोटा वाला m है वो कितनी दूरी तय करेगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर f एक्सटर्नल 0, क्योंकि यार ये बोल रहा है अन्योन्य आकर्षण, मतलब कोई अट्रैक्शन है, इनको नहीं पता कैसे क्या हो रहा है। वैसे कोई अचानक से कोई अट्रैक्शन है, कोई एफ एक्सटर्नल नहीं है, इसलिए एफ एक्सटर्नल 0 तो अपने को पता है सेंटर ऑफ मास पर टकराते हैं। पता है कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें भाई बाहर से अपन कोई फोर्स लगाएंगे तो उसको अपन चाहे वहाँ पर टकरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, वो दोनों अचानक से कोई अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर ऑफ मास पर ही टकराएगा। ये बात हमेशा याद रखना, एफ एक्सटर्नल 0 हो तो सेंटर ऑफ मास पर टकराएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को कि टकराने में m द्वारा दूरी, अरे दूरी निकालना तो आती है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास पर टकराएगा तो m1 कितना चलेगा, अपनी जगह से लेकर सेंटर ऑफ मास तक। तो अपने को किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी द्रव्यमान की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकालना आती है, बता कैसे, ये वाला फॉर्मूला है आपको मैंने याद करवाया था, जो r1 की पूछा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो r1 = m2d अपॉन m1 + m2, ये क्या होती है r1, ये होती है m1 की सेंटर ऑफ मास से दूरी, ठीक है। अपने को ये पूछ रहा है m1 अपने लिए m है तो इसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी, तो यहाँ पर r लिख दिया, और r के बाद में 5m, ये 5m बताओ क्या है, m है या 5m है, 5 है, क्यों, क्योंकि जिसकी डिस्टेंस पूछता है उसके अलावा दूसरा मास लिखते हैं। तो पहला अपना मास m की डिस्टेंस पूछ रहा है, ये देखो ये रहा m, तो m की पूछ रहा है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे दूसरा m2, ये m2 कितना है 5, यहाँ पर d कितना है 18 अपॉन में m1 + m2, 6m हो गया, इसको सॉल्व किया तो 15 मीटर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, इसमें बोल रहा है कि m1 मास की लड़की, इसका नाम है स्वाति, ठीक है, m1 की स्वाति m2 मास एंड l लंबाई के फट्टे के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाना प्रारंभ करती है। फट्टा जल पर या चिकनी सतह पर रखा है, या जल पर रखा हुआ है या फिर कोई चिकनी सतह उस पर रखा हुआ है, तो दूसरे किनारे पर पहुंचने में फट्टे का विस्थापन, अरे स्वाति है वो किसी फट्टे पर, मतलब चलो ये देखो ये फट्टा है, इस पर ये लो, यहाँ पर मान लो स्वाति खड़ी है, ठीक है, ये खड़ी है, अभी नीचे पानी है, तो ये जब इधर चलेगी इस किनारे से इस किनारे की तरफ आएगी से, तो फट्टे पर एक फोर्स लगेगा पीछे की ओर, तो फट्टा जाएगा पीछे। तो ये पूछ रहा है कि फट्टा कितने पीछे जाएगा, ये विस्थापन पूछ रहा है, ठीक है। इसमें चलो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं है, मतलब बोल रहा है समझना है अपने को कि पानी के ऊपर यार फट्टा है तो कोई बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा, तो अपन जब चलेंगे तो अपने पैरों की वजह से अंदर ये पीछे जा रहा है फट्टा, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो एफ एक्सटर्नल 0 है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, क्योंकि पहले मैंने बोला था अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा। तो यहाँ पर फट्टा पहले रेस्ट में था, जब स्वाति चलने लगी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था पहले, तो अभी भी रेस्ट में रहेगा, एफ एक्सटर्नल 0 है, ठीक है। तो स्वाति आगे गई तो फट्टा पीछे आएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई दिया कि जब ये आगे जाएगी तो फट्टा पीछे आएगा, ठीक है। वैसे ये कंडीशन यहाँ पर लिख दी मैंने, ठीक है। इसमें क्या है अपने को याद है पहले से, जिसमें अपन को ये देखा था r1 m2d अपॉन m1, वैसे ये फट्टे का विस्थापन है x, तो m1 l अपॉन m1 + m2। अपन ने क्या देखा था कि ये जो डिस्टेंस होती है वो अगर 1 की होती है तो मास 2 का आता है, ये 2 की होती है तो ये मास 1 का आता है। तो वैसे ही है, जो m1 है उसकी देखो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, जिसका अपन निकाले उसके अलावा द्रव्यमान, ठीक है। मतलब यहाँ पर जिसका ये डिस्टेंस जिसका निकालेंगे ये उसका मास नहीं होगा, उसके अलावा जितना है उसका मास होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, फट्टे का विस्थापन x = m1 l अपॉन में m1 + m2, ठीक है। ये भी आप याद कर लो, तो ये सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये फट्टे का विस्थापन है m1 l अपॉन m1 + m2, ठीक है। इसके बाद अपन जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, मतलब ये रहा आपका नेक्स्ट आ गया। इसमें बोल रहा है कि फट्टा वही है, ठीक है, आपकी बार फट्टा वही, लेकिन कंडीशन को चेंज कर दी मैंने। वो कंडीशन देखो आपके लिए, आपको बता दो वो कंडीशन क्या है। इसमें क्या बोल रहा है कि इस स्वाति एवं उसकी छोटी बहन दोनों किनारों पर खड़ी है। फट्टे पर पहले तो एक ही स्वाति अकेली खड़ी थी, लेकिन अब की बार दोनों किनारों पर उसकी एक छोटी बहन और एक वो खड़ी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि और चलकर किनारे एक्सचेंज करे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक फट्टा है यहाँ पर खड़ी है स्वाति, यहाँ पर खड़ी है उसकी छोटी बहन, ठीक है, ये इधर आती है और ये इधर आती है, दोनों एक दूसरे के किनारों को एक्सचेंज कर लेते हैं, ये इस किनारे पे ये इस किनारे पे, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे का किनारा एक्सचेंज करने में जो फट्टे का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, पहले एक था अभी की बार 2 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो वो करेंगे अपन स्वाति द्वारा x1, मतलब अपना जो फॉर्मूला अपन याद किया था ना, x = m1 l अपॉन m1 + m2, उससे अपन निकालना है पहले x1 किसके द्वारा, स्वाति के द्वारा, दूसरा अपने को निकालना है स्वाति की बहन द्वारा x2, ठीक है। वैसे ही वही फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, पहले x दोनों में x1 - x2 करके फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पता है कैसे, अरे वो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, चलो उसको आपको लिख कर बताता हूँ मैं। उस फॉर्मूले में क्या हुआ, ये फॉर्मूला है x1 स्वाति के द्वारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्वाति के अलावा उसकी छोटी बहन का और फट्टे का द्रव्यमान इनटू में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन में m1 + m2, ठीक है। दूसरा निकालेंगे x2, इसमें क्या होता है एक मिनट, ये x1 तो यहाँ पर 2 ले लो, ठीक है, और ये है x2 तो यहाँ पर m1 l अपॉन में m1 + m2। अब बताओ ये स्वाति की छोटी बहन द्वारा विस्थापन हुआ, तो ये मास किसका आएगा, अरे स्वाति का और अपने फट्टे का, ठीक है। इसमें इसकी छोटी बहन का मास नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये दोनों निकालिए अपन, ये दोनों निकालकर x1 का मान - x2 का मान करेंगे तो अपने को जो लास्ट में फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है,
यह है स्वाति 50 किलोग्राम की है जो बिना ग्रेविटी, वैसे तो हल्की है यार, ये तो पतली है, ठीक है चलो। तो 50 किलोग्राम की है जो बिना ग्रेविटी के आकाश में 20 मीटर ऊपर खड़ी है। वह 10 किलोग्राम का पत्थर लेती है और उसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे फेंकती है, ठीक है। पत्थर नीचे पहुंचने पर, ठीक है, क्या बोल रहा है, पत्थर नीचे पहुंचने पर बोल रहा है, पत्थर नीचे पहुंचने पर स्वाति की फर्श से ऊंचाई बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर भी वही, मतलब ग्रेविटी के आकाश में, बिना ग्रेविटी के आकाश में, अगर ग्रेविटी होती तो पत्थर को ग्रेविटी खींच लाती, लेकिन ये बोल रहा है बिना ग्रेविटी के, ठीक है। मतलब पत्थर को जब स्वाति नीचे फेंकेगी तो उस पर एक फोर्स पीछे क्यों लगेगा, तो वो और ऊपर जाएगी, पहले 20 मीटर ऊपर है लेकिन अब की बार और ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऐसा है, यहाँ पर एफ एक्सटर्नल फिर से 0 है, इसलिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। अब m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू 0, ये आपको मैंने सिखा दिया, क्योंकि ये होता है m1 r1 प्लस m2 r2 को m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो ये इधर गया तो 0 हो गया, तो m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू 0 का, ठीक है। यहाँ पर अपने को m1 देखना है, m1 स्वाति का मास कितना है 50, वो x डिस्टेंस ऊपर गई पत्थर को फेंकने के बाद, प्लस 10 क्या है पत्थर, -20 इंटू में क्यों किया, अरे ये -20 इंटू किया क्यों, क्योंकि माइनस मतलब नीचे, डायरेक्शन नीचे, देखो पत्थर को 2 मीटर की स्पीड से नीचे, अरे ऊपर फेंकता है तो प्लस होता है, लेकिन नीचे फेंकता है तो माइनस लेता है, ये डायरेक्शन है अपने को, देखो ये ऐसे होता है, इधर का प्लस में, इधर का माइनस में, इधर का प्लस में और इधर का माइनस में। तो ये बोल रहा है नीचे फेंका, इसलिए -20 इक्वल टू 0 कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान आया 4 मीटर। अभी ये बोल ऊपर गई, 5 मीटर ऊपर गई कौन, स्वाति, तो बट फर्श से ऊंचाई पूछी अपने को, तो पहले वो फर्श से 20 मीटर ऊपर थी, फिर उसमें प्लस 4 मीटर और ऊपर चली गई, तो फर्श से ऊंचाई कितनी हो गई 24 मीटर, ठीक है। आपका आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे आपके लिए, एक गोले को 100 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जाता है, वह 45 डिग्री के कोण पर गया, वह अपने मैक्सिमम हाइट पर 2 टुकड़ों में टूटता है, यदि इनके मास का रेशो 1:3 है तो हल्का वाला रेस्ट में आ जाता है, तो भारी वाला कहाँ गिरेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बॉम्ब है, गोला है, वो बॉम्ब मान लो, तो ऊपर गया तो वो फट गया तो किसी ने बाहर से फोर्स नहीं लगाया, तो उसके इंटरनल फोर्स के द्वारा फटा है, उसकी कोई ऐसी बनावट होती है कि वो खुद फट जाए, तो ये तो उसका इंटरनल फोर्स हो गया, तो इसमें भी एफ एक्सटर्नल 0 हो गया। तो सबसे पहले अपन m निकालेंगे, देखो माना मास m है किसका, बड़े वाले गोले का, मतलब जो स्टार्ट में था वो गोला, उसका मास m है, देन एक m/4 हो गया, दूसरा 3m/4 हो गया, पता क्यों, क्योंकि उसने रेशो दिया है ना 1/3, अपन इसका रेशो निकालेंगे तो 1/3 तो आएगा ना, तो उसको अपने 2 टुकड़ों में बांट लिया, पहले मास m था, फिर उसका 2 रेशो, एक तो m/4 एक 3m/4, 2 मास से टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। अब अपन सबसे पहले इसका एक डायग्राम देखते हैं, आपको डायग्राम से समझाऊंगा इसमें क्या है। ये देखो डायग्राम, इस डायग्राम में ये बोल रखा है कि सबसे पहले अपन ने यहाँ से एक बड़ा मास फेंका, ठीक है, ये लो, ये बड़ा वाला मास, इसका मास ले लिया अपन ने m, ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पहुँचते उसके 2 टुकड़े हो गए, पहला तो आ गया m/4 का जस्ट नीचे, वहाँ से ये लो यहाँ पर गिर गया, और दूसरा गया 3m/4 आगे चला जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। देखो यहाँ से मोशन में था और अपने आर मैक्स पर आएगा, आर मैक्स पर क्यों आएगा बताओ, यहाँ पर मैं लिख दूँ आर मैक्स क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पर है यार, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है 45 डिग्री पर, अपन जब 1D पढ़ेंगे 2D पढ़ेंगे उसमें देखेंगे 45 डिग्री पर आर मैक्स होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को कोई नहीं रोकने वाला, तो सेंटर ऑफ मास खुद सेंटर ऑफ मास आर मैक्स पर गिरेगा, लेकिन एच मैक्स पर 2 टुकड़ों में टूटता है और पहला वाला वहीं स्थिर हो जाता है, तो जो एच मैक्स पर है तो ये सीधा आएगा यहाँ पर। तो बताओ ये कितनी डिस्टेंस पर गिरा, ये r/2 पर, क्योंकि ये टोटल r है और ये एच मैक्सिमम पर रुक गया, तो ये r/2 पर गिर गया, तो ये डिस्टेंस r/2 टोटल r मैक्स है। लेकिन अपने को पूछा है कि जो 3m/4 है वो कितनी दूरी गिरेगा, तो 3m/4 को अपने को पता नहीं, लेकिन अपने को पता है कि सेंटर ऑफ मास से कुछ ना कुछ x दूरी पर गिरेगा, ठीक है। अभी अपने को पता है सेंटर ऑफ मास तो r पर गिरेगा, तो अपन r निकाल लेते हैं, उसमें जो x है वो जोड़ देंगे, तो टोटल अपने को यहाँ से फेंके हुए पॉइंट से दूरी मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लो वही बात आ गई, ये आपको पता कैसे आया, क्योंकि ये m1 प्लस r1 प्लस m2 प्लस r2 इक्वल टू 0 होगा, कैसे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, ये ऊपर वाले क्वेश्चन अपन उठा लो, ये वाला डायग्राम, ये देखो यहाँ से लिया है मैंने, ये m1 प्लस m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू 0 यहाँ से ले लिया, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे m1 है m/4 इंटू में 500 पता है क्या है, r/2 अपन r निकालेंगे ना, अरे यार r क्या होता है, u² sin 2 थीटा कोण में g, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने को r मिल जाएगा, और ये है r/2, ये 1000 आएगा, तो r/2 500 हो गया, ठीक है, इंटू में m2 क्या है 3m/4 इंटू में x अपने को निकालनी है। ये पता है ये r1 और r2 क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मास से उन मास की डिस्टेंस होती है, तो पहले वाला सेंटर ऑफ मास कितनी दूर गिरा, देखो आपको बताता हूँ, ये ला पहले वाला ये है ये मास, तो ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर गिरा, यहाँ पर गिरा, तो ये r/2, अरे ये भी r/2 है तो ये भी r/2 तो होगा ना, तो पहले वाला तो हो गया r/2, दूसरी वाला x है, देखो सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर गिरा, तो ये वाला x हो गया, x निकला 116, ठीक है। प्रक्षेप पे बिंदु से दूरी, अभी यार ये अपने को मिला है 116, लेकिन अपने को पता है r का मान 1000 आया, तो अपने को बोला प्रक्षेप पे बिंदु से कितनी दूरी पर गिरा, तो ये तो 1000 प्लस 116, तो ये हो गया 1116, ठीक है, ये हो गया लास्ट आंसर। लेकिन ये मेथड फर्स्ट है, मेथड 2 में समझाऊंगा आपको, इसमें क्या होता है, देखो एफ एक्सटर्नल क्या है 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास तो फिक्स रहेगा, और आपको पता है सेंटर ऑफ मास r पर गिरेगा, तो अपने को एक फॉर्मूला पता था बड़ा वाला, उसमें क्या बोलते हैं, ये cm है, मतलब ये RCM है, RCM क्या होता है, XCM
ये लो एक्स सी एम इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू एम वन प्लस एम टू। तो वैसे ही है, अपने को पता है एक्स डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी दूरी पर गिरा आर पर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने आर, फिर एम वन का एम बाई फोर और एक्स वन आर बाई टू प्लस एम टू कितना है 3m बाई फोर और एक्स टू कितना आया एक्स। अपने को एम टोटल निकालना है नीचे एम वन प्लस एम टू, तो एम वन कितना है एम बाई फोर प्लस 3m बाई फोर जोड़ा तो एम आ गया। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो जो लास्ट में जो आंसर आया, ये आर की जगह पर आप 1000 रख देना, क्योंकि जो निकालेंगे पर रेंज तो वो आ जाएगी 1000। ये अपने को इस फॉर्मूले से आ रही है। ठीक है, अभी अपनी 1000 मिल गई। अभी 1000 मिलती है अपने को, जब देखा अपन ने तो सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू 1116 मीटर आ चुका है। ये एक्स का वैल्यू नहीं आएगा यार, फिर मैंने हाँ सही है। ये पता है आपकी बात, जो एक्स है वो क्या है, ये एक्स की बात, ये जो एक्स है वो मैंने निकाला है टोटल डिस्टेंस टोटल। ठीक है, आपकी बात जो एक्स आया वो ये वाला एक्स नहीं है, ये वाला एक्स जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ पर है। ये डायग्राम तो जो है वो फर्स्ट वाले मेथड के लिए है। ये लो ये डायग्राम लिख दूँ मैं, 4m नहीं एम नहीं मेथड फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट वाले मेथड के लिए, ये यहाँ से इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये अब की बार दूसरा जो मेथड था वो ऐसा कर देते हैं अपन। तो अब की बार एक इधर गया एक इधर गया और ये डिस्टेंस निकाल ली मैंने x। ठीक है, ये दूसरे वाले मेथड के लिए 4m2। तो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, सेंटर ऑफ मास टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये लो अपना सेंटर ऑफ मास टॉपिक कंप्लीट और आपको देता हूँ मैं थैंक्स।